लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स बाकी कल्टीवेटर्स के साथ अर्ली एयर रीजन में आ गया था, लेकिन वहां पर उसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। इसलिए बबाता ने उसे सलाह दी थी कि वो बोकोडो के साथ ट्रेनिंग करे। पर बोकोडो के साथ ट्रेनिंग करते वक्त मैक्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोकोडो गॉडली आर्मामेंट को मॉडिफाई करके इतने बड़े बड़े वेपन्स बना रहा है। इसलिए उसने मंकी सीनियर की मदद ली थी, जिन्होंने उसे बताया था कि स्पेस नोट्स को खरीद कर उन्हें पढ़ सकता है, जिसकी वजह से उसे कल्टीवेशन में आसानी होगी। तो मैक्स ने उन स्पेस नोट्स को खरीद लिया था और फिर उन्हें पढ़ने लगा था, जहां उसने उन स्पेस नोट्स की कई सारी टेक्निक्स को सीख लिया था। तभी बबाता ने मैक्स को बताया था कि फैंटम जेलिस ने उसे चैलेंज करा है, तो मैक्स उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फैंटम जेलिस से लड़ने के लिए जाने लगता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम थोड़ी देर पहले का टाइम देखते हैं, जब मैक्स ने उन नोट से कई सारी टेक्निक सीख ली थी। तभी मैक्स को एक नोटिफिकेशन मिलती है कि वर्चुअल यूनिवर्स की तरफ से सभी अर्ली एयर रीजन के मेंबर्स को एक चैलेंज दिया जा रहा है। तो मैक्स बबाता से उस चैलेंज के बारे में पूछता है, तो बबाता मैक्स को बताती है कि ये एक ट्रेनिंग मिशन है, जिसमें तुम्हें अपनी रियल बॉडी के साथ एक डेंजरस जगह जाके कुछ मिशंस पूरे करने होंगे। और ये चैलेंज डेंजरस लेवल के अकॉर्डिंग कई पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें पहला आता है ज़ीरो डेंजरस लेवल। उसके बाद आता है ऐसी जगह जहाँ 10% डेंजर हो, और ऐसे करते करते एक ऐसी भी जगह है जहाँ 90% डेंजर है, और ये डेंजरस लेवल ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें मिशन के बाद कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तुम ज़्यादा डेंजरस लेवल का मिशन चूज करते हो तो तुम्हें ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और कम का करते हो तो कम पॉइंट्स मिलेंगे। तभी मैक्स वहां पर एक ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट नाम का चैलेंज देखता है, और उसे देखने के बाद मैक्स बबाता से उसके बारे में पूछता है। तो बबाता मैक्स को बताती है कि अर्ली एयर रीजन में एक ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट नाम का प्लैनेट है, जो कि काफ़ी पुराना है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज और ताकतवर हो गए हैं, और उन्होंने खुद की लैंग्वेज भी डेवलप कर ली है। ऊपर से अगर कोई भी एलियन वहां पर जाता है तो वो लोग उसे मार देते हैं। तभी मैक्स देखता है कि चैलेंज में 3 मिशन थे, जिन्हें पार करने पर मैक्स को 1,10,000 पॉइंट्स मिलने वाले थे। तो मैक्स उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है, और बबाता से कहता है कि जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो बबाता सारी इमरजेंसी सप्लाईज इकट्ठा करना शुरू कर देती है। साथ ही मैक्स को उस प्लैनेट की लैंग्वेज भी सिखा देती है। ऊपर से वो मैक्स को ये भी कहती है कि तुम वहाँ पर गॉडली आर्मामेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें उसके बिना ही फाइट करनी होगी। और तो और बबाता मैक्स के आर्मर में चेंजेस करके उसे ब्लड लुओ जैसा आर्मर बना देती है। इसके बाद मैक्स बबाता के साथ अपनी स्पेसशिप में बैठ के मिशन के लिए निकल जाता है। जहाँ जाते हुए वो सोचता है कि पता नहीं इस दौरान मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैक्स उस प्लैनेट के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है, जहां मैक्स को इस प्लैनेट के बारे में और पता चलता है कि इस प्लैनेट का डेंजरस लेवल 77% है। साथ ही इस प्लैनेट पर कई सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन रहती है, जो आपस में लड़ती रहती है, और इस प्लैनेट का लीडर अक्सर चेंज होता रहता है। इसलिए मैक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसे आगे चल के कितने डेंजरस लेवल का सामना करना पड़ेगा। अब मैक्स उस प्लेनेट पर आ जाता है, जहां मैक्स जिस जगह पर उतरा था वो बिल्कुल डेजर्टेड एरिया था। तभी मैक्स को लगता है कि उसके पीछे कोई है, पर मैक्स जैसे ही पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक स्नेक बीस्ट है, जो मैक्स पर हमला करके उसे जिंदा निगल जाती है। पर मैक्स उसे अंदर से काट के बाहर आ जाता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करते रहना होगा कि तुम इसी प्लेनेट के वासी हो, वरना अगर किसी को पता चल गया कि तुम इस प्लैनेट के नहीं हो बल्कि कहीं और से आए हो, तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि इस प्लैनेट के लोग एलियन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। अब मैक्स अपने चैलेंज में पहला मिशन देखता है, जिसमें उसका पहला मिशन था कि उसे एक ब्लड क्रिस्टल हासिल करना था। तो मैक्स उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस तरफ हम एक क्लैन के लोगों को देखते हैं, जहां उस क्लैन का यंग मास्टर नाकी और उसका अंकल सबके साथ मिलकर बीस्ट का शिकार कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि एक स्काई लेवल मैंग्रू नाम का बीस्ट बहुत तेजी से एक इंसान की तरफ बढ़ रहा है, जो इंसान असल में मैक्स ही था। पर उन लोगों को लग रहा था कि मैक्स अकेला है और ये मैंग्रू उसे मार देगा।
इसलिए नाकी जल्दी से उस मैंग्रू पर निशाना लगा के एरो चलाता है, जिसके बाद उस क्लैन के बाकी लोग उस मैंग्रू पर हमला करके उसे मार देते हैं। जिसके बाद नाकी मैक्स से कहता है कि ये इस मैंग्रू बीस्ट की टेरिटरी है। अगर मैं सही समय पर तुम्हें नहीं बचाता तो तुम आज यहाँ मारे जाते। ये सुन के बबाता हंसने लगती है और मैक्स से कहती है कि ये मैंग्रू अर्ली स्टार लेवल पर था, जिसे तुम एक ही सेकंड में मार सकते थे। पर नाकी को लग रहा है कि तुम एक न्यूबी हो और इसने तुम्हारी जान बचाई है। तभी नाकी मैक्स से उसका नाम पूछता है, जहाँ नाम बताने पर नाकी मैक्स से बोलता है कि तुम्हारा आर्मर बहुत ही अलग है, क्या तुम यहाँ से बहुत दूर रहते हो। इस पे मैक्स हाँ करता है। तो ये सुन के नाकी मैक्स से कहता है कि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो। हम यांग गैंग सिटी जा रहे हैं, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि यांग गैंग सिटी एक बहुत बड़ी सिटी है, जहाँ पर हमें ब्लड क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए तुम्हें इनके साथ चले जाना चाहिए। तो मैक्स बबाता की बात मान के नाकी और उसके साथियों के साथ जाने लगता है, जहाँ जाते हुए उस क्लैन के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमारे यंग मास्टर कितने काइंड है, जो इन्होंने इस न्यूबी को प्रोटेक्ट कर लिया। अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद इस न्यूबी को अकेला छोड़ देता। उसी वक्त नाकी के अंकल को कुछ महसूस होता है, इसलिए वो सभी को वहीं पर रोक देते हैं। तभी उनके क्लैन का एक मेंबर हवा में जाके आगे की ओर देखता है। उसी वक्त उसे एक बीस्ट मार देता है। तभी उन्हें कई सारे बीस्ट और उन पे सवारी कर रहे दूसरे क्लैन के लोग घेर लेते हैं। तभी उस दूसरे क्लैन का फेंग नाम का बंदा नाकी से कहता है कि तुमसे मिले हुए मुझे काफी समय हो गया। आज मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि तुमने 6 महीने पहले मेरी बात मानने से मना कर दिया था और मेरी इंसल्ट भी की थी। इस पे नाकी का अंकल फेंग से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, हमारी फैमिलीज आपस में दोस्त है, इसलिए हमें यहाँ से जाने दो। ये सुन के फेंग नाकी के अंकल के बीच में बोलने की वजह से अपने साथी येंटा से बोल के नाकी के अंकल पर हमला करवा देता है। ये देखकर नाकी के सभी साथी बिल्कुल डिफेंस मोड में आ जाते हैं। साथ ही उनमें से 2 साथी बोलते हैं कि ये येंटा अल्टीमेट स्काई लेवल पर है और ये इनके क्लैन के टॉप 3 वॉरियर्स में आता है। पर ये सुन के मैक्स को समझ नहीं आता कि ये अल्टीमेट स्काई लेवल क्या होता है। इस पे बबाता कहती है कि यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल के नाम कुछ अलग है, जैसे कि यहाँ पर स्टार लेवल को स्काई लेवल बोलते हैं, वर्ल्ड मास्टर लेवल को रिलीम लॉर्ड लेवल कहते हैं, यूनिवर्स लेवल को हेवन लेवल कहते हैं। उसी वक्त नाकी फेंग से बोलता है कि दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बीच है, इसलिए मेरे अंकल और मेरे साथियों को यहाँ से जाने दो। पर फेंग नहीं मानता, तो नाकी मजबूरन फेंग पर अपना एरो चलाता है, लेकिन फेंग उसे बड़े आराम से अपनी स्पिरिचुअल पावर से रोक लेता है। जिसके बाद वो नाकी से कहता है कि फिलहाल तुम्हारी टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर तुम्हारा ये अंकल ही है, जिसे ये मेरा दोस्त बड़े आराम से मार सकता है, इसलिए अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। अब फेंग अपने लोगों से कहता है कि नाकी को बंदी बना लो और बाकी सबको जान से मार दो। ये सुन के फेंग के क्लैन के कई सारे मेंबर्स एक साथ नाकी के लोगों पर हमला करते हैं। पर उसी वक्त मैक्स अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ तक कि फेंग और येंटा भी मैक्स के ऑरा से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, इसलिए वो सब दुम दबाकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इधर नाकी और उसके लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से ये क्या हुआ और किसने उनकी मदद की है कि वो लोग डर के भाग गए। तभी उसके क्लैन का एक बंदा नाकी से कहता है कि हम सब एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, हम में से कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता था, पर यहाँ सिर्फ ये न्यूबी ही नया है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। इसलिए नाकी मैक्स से पूछता है कि ये अभी अभी क्या हुआ था। इस पे मैक्स कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि वो लोग क्यों डर के भाग गए। इस तरफ येंटा फेंग से कहता है कि जो भी वो बंदा था वो डोमेन मास्टर लेवल पर था, उसने सिर्फ अपने स्पिरिचुअल ऑरा से हमें इतना इंजर्ड कर दिया, वो बंदा हमारे क्लैन के मास्टर को भी आराम से हरा सकता है। ये सुन के फेंग बोलता है कि अब तो हम नाकी के क्लैन के लोगों को भी मार के उनसे पैसे वसूल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम बड़ी मुसीबत में आ गए हैं, क्योंकि अब हम हफ्ता वसूल करने वाले लोगों को देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। अब वो लोग जल्दी जल्दी अपने क्लैन की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो ये बात अपने क्लैन के मास्टर को बता सके। उसी वक्त उनके सामने वो हफ्ता वसूल करने वाला क्लैन आ जाता है, जिसका नाम 13X क्लैन था, जिसे देखकर
फेंग के कई सारे साथी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो 13X क्लैन का लीडर उनको अपनी स्पिरिचुअल पावर और वेपन की मदद से बड़े आराम से मार देता है। जिसके बाद वो फेंग से कहता है कि तुमने इस बार का हफ्ता हमें नहीं दिया है, इसलिए जल्दी से हमें एक एंशिएंट गॉड आर्मर दे दो। जो हमें मिल जाएगा तो हो सकता है हम तुम्हारी जान बख्श दे। इस पे फेंग उससे कहता है कि हमारे पास वो आर्मर इस वक्त नहीं है, पर हमारे पास उसके अलावा कई सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं, आप उन्हें ले सकते हो। लेकिन वो 13X क्लैन का लीडर फेंग के कुछ लोगों को मारते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ वो आर्मर चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं, और अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो आज तुम्हें यहाँ मरना होगा। ये सुन के येंटा सभी से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, तो फेंग भी जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो 13X क्लैन का लीडर उनमें से कुछ लोगों को मार देता है और बाकियों के पीछे अपने साथियों को भेज देता है, जो एक एक करके उन सबको बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। ये सब देखकर फेंग येंटा से कहता है कि इस वक्त हमें नाकी की टीम का वो डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर ही बचा सकता है, इसलिए जल्दी से उसकी तरफ भागो। तभी फेंग नीचे गिर के येंटा से पीछे हो जाता है और उसके करीब तेजी से 13X क्लैन के लोग बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ नाकी और उसके साथी देखते हैं कि तेजी से येंटा और उसके क्लैन के लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। उसी वक्त 13X क्लैन का लीडर फेंग को अपने स्पिरिचुअल वेपन से मार देता है। तभी येंटा नाकी से खुद को बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन उससे पहले ही 13X क्लैन का लीडर अपने स्पिरिचुअल वेपन से उसकी गर्दन उड़ा देता है। तभी नाकी और उसके साथी देखते हैं कि उन लोगों को 13X क्लैन ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखकर वो अंकल बोलता है कि येंटा ही हमें अकेला मार सकता था, पर इन लोगों ने तो येंटा को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया, पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। इधर मैक्स बोलता है कि इनके ग्रुप का नाम 13X क्लैन है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 12 लोग हैं, लगता है इनका एक मेंबर अभी भी यहाँ से दूर है। उसी वक्त 13X क्लैन का लीडर वहां पर आ जाता है, जिसके बाद वो नाकी से बोलता है कि येंटा ने तुम लोगों से मदद मांगी थी, क्या तुम उन लोगों के साथी हो? इस पे नाकी बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो एक दूसरे के दुश्मन थे। पर वो लीडर बोलता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए वो गुस्से में नाकी के क्लैन के 2 मेंबर्स को मार देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों से बोलता है कि इनके बाकी लोगों को भी जान से मार दो। तो 13X क्लैन का एक मेंबर जल्दी से आगे बढ़ता है, लेकिन मैक्स तुरंत ही उसे मार देता है। ये देखकर 13X क्लैन का हर मेंबर मैक्स पर एक साथ हमला करते हैं, पर मैक्स कुछ ही सेकंड्स में उन सब लोगों की वहां लाशें बिछा देता है। ये देखकर नाकी उसके अंकल और साथियों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे मैक्स ने बस कुछ ही सेकंड्स में 13X क्लैन को पूरा खत्म कर दिया। तभी नाकी का अंकल मन में सोचता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, मुझे लगा कि ये न्यू बी है जो उस मैंग्रो बीज से मर जाएगा, पर इसने तो अकेले ही 13X क्लैन का नामो निशान मिटा दिया। इसका मतलब इसी ने पहले भी येंटा से बचने में हमारी मदद की थी, इसलिए हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसी वक्त नाकी मैक्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा कूल हो, क्या तुम मुझे अपने बारे में और भी कुछ बता सकते हो? लेकिन नाकी का अंकल उसे चुप करा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स इतना ताकतवर वॉरियर है तो हो सकता है कि मैक्स नाकी की वजह से गुस्सा हो जाए और उन सब लोगों को मार दे। इसके बाद वो अंकल 13X क्लैन के लोगों के ब्रेसलेट मैक्स को देते हुए कहता है कि आपने इन लोगों को मारा है, इसलिए इन सब के ब्रेसलेट आपके हुए। असल में वो ब्रेसलेट एक स्पेस रिंग की तरह थे, जिसमें कई सारे ट्रेजर्स रखे जा सकते थे। तो मैक्स उन ब्रेसलेट को देखने लगता है, जहां उन ब्रेसलेट्स में से एक में उसे ब्लड क्रिस्टल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसे देखकर मैक्स खुश होते हुए मन में बोलता है कि ये फाइट मेरे लिए प्रॉफिटेबल साबित हुई। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।